तबाही का मंज़ारा तो अब मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। देखिए, बहुत बड़ी तबाही हुई है। यो पुरै ड्याम फुटेर आएको अँ। भूकंप के बाद यही सबसे बड़ा तबाही के तौर पर हम देख सकते हैं। क्या चीन ने जानकारी देने में देरी कर अब 1000 से भी ज़्यादा लोग अभी मिसप्लेस है। नमस्कार, मैं अभिजात शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नेपाल में कल जो भीषण बाढ़ आई है उसकी बर्बादी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से सड़कें बह रही हैं, पुल बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, सैकड़ों लोगों के अभी लापता होने की रिपोर्ट है। और इन सब के बीच में दो तीन सवाल सबसे अहम जो उठ रहे हैं, उसमें एक सबसे पहला सवाल यह है कि क्या चीन की तरफ से, क्योंकि ये तिब्बत से स्टार्ट हुआ था, तो क्या चीन की तरफ से नेपाल को जो इन्फॉर्मेशन दी जानी थी उसमें देरी की गई? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो चीन जो हिमालय के क्षेत्र में जिस तरह से डेवलपमेंट के वर्क कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या उसकी वजह से ऐसे प्राकृतिक आपदाओं को नज़रअंदाज किया गया और उसका खामियाजा आज नेपाल भुगत रहा है, या फिर जो हिमालयन स्टेट्स हैं जिसमें भारत के भी कई स्टेट्स हैं, क्या आने वाले वक्त में, क्या भविष्य में उन पर भी खतरा मंडराएगा? इन सब बातों पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ताज़ा हालात पर, चीन के रवैये पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सार्क जर्नलिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट राजू लामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेपाल के जर्नलिस्ट हैं, इन सब मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं और नेपाल में जो अभी सब कुछ हुआ है पिछले एक दिन में उन पे काफ़ी गहराई नज़र रख रहे हैं। आपका राजू जी बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। ओके, आपको भी बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान हालात क्या है, कितनी तबाही मची है? आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग गायब हैं, अभी मरने वाले का आंकड़ा और बढ़ेगा। क्या है ताज़ा हालात? ये अब तबाही का मंज़ारा तो अब मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। देखिए, बहुत बड़ी तबाही हुई है। मुझे लगता है नेपाल में जो भूकंप गया था, आपको मालूम है, जी, भूकंप के बाद यही सबसे बड़ा तबाही के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे बिल्कुल, खरबों की अभी तक तो इसकी एक्चुअल डाटा तो नहीं आई है। बिल्कुल, गवर्नमेंट तो अभी तक तो उसकी तो अभी तो खोजी कार्य जारी हो रही है, जो बिल्कुल। राहत की कार्य भी जारी हो रही है, रेस्क्यू की कार्य जारी हो रही है। तो इसलिए अभी इसकी डिटेल कितना इसका नुकसान हुआ, धीरे-धीरे पता चले। जन-धन का कितना नुकसान हुआ, उसका तो अभी अभी मैं कह नहीं पाऊँगा। मगर अभी तक की जो असम्पशन है, उससे पता चलता है कि ये करीब खरबों की धन-जन की ब ब क्षति हुई है। जी, सैकड़ों घर घर को बढ़ा दे गया है। तो आपको मैं कहूँ, आपको मालूम है अभी तक 117 लोग की जान जा चुकी है, वो जी, लाशें मिल चुकी है। तो ब ब 1000 से भी ज़्यादा लोग अभी मिसप्लेस है। वो किधर है वो किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल। तो उसमें ज़्यादातर आपको मालूम है कि 600 से ज़्यादा तो वो पर्यटक था। वो बिल्कुल, गोसाईकुंड की जो आपने नाम सुना होगा, गोसाईकुंड की जो मेला बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी जो ये पूर्णिमा, जनई पूर्णिमा बोलते हैं हमारे इधर नेपाल में। तो उधर जो भगवान शिव के जो गोसाईकुंड, आपको मालूम है जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान शिव ने जो विष को वो उसने ग्रहण किया था, तो उसके बाद उसको शीतलता प्राप्त करने के लिए वो गोसाईकुंड में जाकर वो उधर लेटा था। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ में है। तो इसका मेला भी अभी जी, जी। गोसाईकुंड में लग रहा था। तो बहुत सारे धार्मिक पर्यटक भी अभी लापता है, देखिए। तो इस तरीके का जो मंजरा अभी मंडरा है नेपाल में, मुझे लगता है ये बहुत, मेरे जीवन काल में तो मैंने ये कभी नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए, मैं अभी बिल्कुल। 50 के अराउंड में हूँ, तो मैंने अभी तक जी। ऐसा सुना भी नहीं, देखा था। भूकंप तो गया था, मगर इस तरीके का जो मंजरा अभी जो मंडराया नेपाल के जो धरती के अंदर, ये मुझे लगता है ये बहुत दुखद है और इसको मैं अभी बयान नहीं कर पाऊँगा। इसमें चीन की भूमिका को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तिब्बत से ये स्टार्ट हुआ था, तो कहा जबकि चीन ने कहा, चीन दावा करता है, खुद चीन ही दावा करता है कि वहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स उसके तैनात हैं। तो क्या चीन ने जानकारी देने में देरी कर दी? कई नेपाल के ही मैं कई जर्नलिस्ट जो हैं उनके ट्वीट देख रहा था, उनका ये आरोप है कि चीन की तरफ से अगर समय रहते, वक्त रहते अगर जानकारी दे दी जाती तो शायद जान, जो लोगों की जिंदगी, मतलब जो तबाही होनी थी वो होती, लेकिन लोगों की जान कम से कम बचाई जा सकती थी। तो क्या आप चीन की लापरवाही को किस एंगल से देख रहे हैं? हालांकि चीनी दूतावास की एक सफाई आई है, आज ही आई है, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है जो आरोप लग रहे हैं।
देखिए, ऐसा है कि जो चीन में अभी एक एक अब चीन का एक तिब्बत जो है, नेपाल का जो जिस जगह में जो बाढ़ आई है ना, बड़ा सैलाब आया है, वो जी, नेपाल के चीन के तिब्बत से जुड़ा हुआ है। उसको केरुंग बोलते हैं हम, आपको मालूम है जी, केरुंग जी, जो ये जो नाका है वो बहुत, अब नेपाल में जो 12 विषय नाका था पहले, खासा नाका बोलते थे हम, जब वो बंद हो चुका है, उसके बाद जी, अभी नेपाल का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो केरुंग नाका है। वहां से बिल्कुल। बहुत व्यापार के जो जितने भी सामानें आती है केरुंग से आती है। तो मेरे कहने का मतलब, वो ऐसा सेंसिटिव पार्ट है, ऐसा सेंसिटिव एरिया है, और व्यापारिक तौर पर भी वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो उसमें चीन का जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, चीन को तो उसके बारे में पता होना चाहिए था। क्योंकि अब चीन तो दावा कर रहा है वो टेक्नोलॉजी में अब विश्व में नंबर 1 है, नंबर 2 है या बिल्कुल, नंबर 1 है। तो जो उसकी जो सूचना के जो आधार है, अगर वो सूचना पहले ही मिल जाती, अगर 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 वो मिलता, तो मुझे लगता है इस तरीके का जो अभी जो दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना से हम बच सकते थे। फिर भी अब चीन के तौर से आपने भी बताया है, चीनिया दूतावास, नेपाल स्थित चीनिया दूतावास जी, ने जो प्रेस रिलीज अभी किया है कि जिस तरीके के आरोप लगाने के वजह से हम मिलजुल करके एक आपस में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए इस दुखद घड़ी में। तो चीन की तरफ से ये आया है, प्रेस स्टेटमेंट अभी आया है चीनिया दूतावास के पास। तो जी, चीन चीन के तरफ भी आपको मैं बता दूं, उधर अभी अभी तक के जो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है कि 3 लोगों की चीन में भी बिल्कुल, अब बिल्कुल। मृत्यु हुई है। तो 600 से भी ज्यादा लोग उधर भी लापता है। तो इसका जो मसला है, अभी जो तिब्बत में जिस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की वजह से भी ये हो सकता है। देखिए, नेपाल और चीन का सीमाना तो आज का सीमाना नहीं है ना, तिब्बत और नेपाल के बीच का सीमाना, तो बिल्कुल, ये तो वर्षों पुरानी सीमाना है। देखिए, सौ वर्ष पुरानी का सीमाना है। तो अभी तक तो नेपाल के किसी भी जगह में इस तरीके का सैलाब तो नहीं आया था, इस तरीके का जो है जो बाढ़ तो नहीं आया था। देखिए, बाढ़ इस तरीके का नहीं होता है। देखिए, बाढ़ तो बहुत जगह में आया है, आपके उत्तराखंड में भी आया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बाढ़ इस तरीके का नहीं होता है। जिस तरीके से वो आया है ना, वो मुझे लगता है वो हिमताल जो अभी अभी चल रहा है, जो हिमताल वो फटी हुई होगी, या फिर उससे भी ज्यादा कोई उधर प्राकृतिक दुर्घटना हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब, ये जो जो पानी है ना, पानी से ही इस तरीके का सैलाब नहीं आता है ना। तो पानी तो बहुत सारा पानी बहता है हमारे इधर, बिल्कुल, सप्तकोशी है, गंडकी है, बहुत बड़ा बड़ा पानी। मगर अभी तक तो इस तरीके का जो सिनेरियो आप देखे, जो जो विजुअल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वो आ रहे हैं ना, वो जो आपने वो विजुअल देखा होगा, ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, खतरनाक है। इस तरीके का तो वो बाढ़ तो नहीं हो सकता। देखिए, ये कोई हिमताल या फिर कोई किस किस तरीके का वो उधर जो तिब्बत में जो सीमाना में है ना, उस तरीके का वो फटा हुआ होगा। तो इसके जो जानकारी है, मुझे लगता है चीन को भी नहीं, या तो चीन को भी नहीं हुआ होगा, या तो फिर चीन की तरफ पर अगर इस तरीके का जो घटना हुई, चीन ने तो बताया कि भूकंप का थोड़ा थोड़ा बहुत धक्का गया था, तो उसके बाद वो ब्लॉक हो गया, तो उसके जो खुलने की वजह से इस तरह का घटना घटा है। तो चीन का तो ये कहना है। तो मेरे कहने का मतलब, जो टेक्नोलॉजी में और जिस तरीके के दावा जो चीन कर रहा है, तो उसको तो ये कम से कम अपना जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क को तो अब ख्याल तो रखना है। बिल्कुल, पिछले वर्ष भी वो उस जगह में इस तरीके का घटना हुआ था। देखिए, उस वक्त भी बहुत सारे जनधन की क्षति हुई थी। अब जो है ना, जो जो मितेरी पुल बोलते हैं, हम उनको मितेरी पुल जो या है, जो ट्रिपल यस, केरुंग में जो मितेरी पुल है, वो खत्म हुआ था। तो उसकी जो जिस तरीके के जो घटना पिछले वर्ष भी हुआ था, तो इसके आगे मानकर फिर इस साल भी हो सकता है। इसके खतरा को तो चीन को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। तो बिल्कुल, इसका कहने मतलब, नेपाल को तो कुछ पता नहीं। देखिए, वो आ गया, आने के बाद हमारे पास तो कुछ समय ही नहीं था बिल्कुल, वहां से बिल्कुल, भागने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल, कोई कुछ कोई समय समय ही नहीं था। तो इस तरीके का ख्याल अगर चीनिया पक्ष अथवा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के जो पक्ष है, वो अगर रखते, तो मुझे लगता है कि नेपाल का थोड़ा भला हो जाता। मगर देखिए, जी, अब तो हो चुका है। तो फिर अभी भी जो जिस तरीके का अभी 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 चीनिया पक्ष से जो बात आ रही है कि
अभी भी उस जगह में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। जी। अब बात ये सर कंस्ट्रक्शन उसकी समाचार कंस्ट्रक्शन पुष्टि तो नहीं हुई है, मगर चीनिया बिल्कुल। पक्ष का ये मानना है कि अभी भी उधर खतरा मंड रहा है। अभी भी वो जितने भी वो पानी का जो सैलाब अभी आया है ना, वो उससे भी बड़ा सैलाब आ सकता है। इस तरीके का जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, मगर वो पुष्टि नहीं है। उसका मैं अभी 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 बिल्कुल। रियलिटी क्या है मैं बता नहीं पाऊंगा, मगर उस तरीके का इंफॉर्मेशन भी वहां से आ रही है। बातें कंस्ट्रक्शन जब होते हैं, डायनामाइट विस्फोट होते हैं, बम धमाके किए जाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए। मान लीजिए 20 मीटर पहाड़ टूटा है और अगले 20 मीटर 40 मीटर वो दरक गया, कमजोर हो गया। फिर कुछ भी अगर मान लीजिए भूकंप ही थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इस आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि चीन का एक प्रोजेक्ट है, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है कि चीन से नेपाल तक एक वही पहाड़ों को काट करके एक रेल लाइन बिछाई जाए। अब उस प्रोजेक्ट का आपको क्या लगता है, इस घटना के बाद नेपाल का क्या स्टांस होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर के? देखिए देखिए, अब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल में बन रही है, उसमें चीन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उसकी सहयोग रही है। देखिए, बिल्कुल। जितने भी एयरपोर्ट बनी हुई है, जितने भी हाईवेज बन रहा है, उसमें चीन का बहुत बड़ा उसमें योगदान। हेल्प है, सहयोग है। चीन बहुत बड़ा सहयोग नेपाल को दे रहा है। वो अरबों की, वो खरबों की में हो, बिलियंस डॉलर में वो आप कह सकते हैं। तो जिस जिस जगह में जो केरुंग है, वो नेपाल और चीन के बीच में सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बन चुका था। अभी देखिए, अब वहां से आपको आपको कहूं कि अब उधर काला पानी में तो चीन और भारत के बीच में व्यापार और बिजनेस करने की बात हो रही थी, उसमें नेपाल में ऑब्जेक्शन जनाया, आपको मालूम है। फिर भी बिल्कुल। अगर वहां से नहीं हुआ तो केरुंग ही एक ऐसा नाका था, वहां से चीनिया के जो चीन के जो जितने भी व्यापार है, वो नेपाल के जो रास्ते होकर के सारे साउथ एशिया में वहां से व्यापार करने के लिए केरुंग को उस तरीके के जो है ना, उस तरीके से वो लोग बिल्ड कर रहे थे। तो अभी देखिए, वो बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनते हैं तो आपको मालूम है उधर डैम बनाना पड़ता है। उधर उधर तो अब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो बहुत सारे खोदाना करना पड़ता है, अब डोजर लगाना पड़ता है, बहुत सारे विस्फोट कराना पड़ता है। तो वो तो पहाड़ी इलाका है। देखिए, वो तो इसीलिए आपको मैंने मालूम है, पूछा। तिब्बत तो पहाड़ का इसीलिए इलाका है। इसीलिए मैंने तो पूछा उसमें था कि उसमें थोड़ा बहुत वो स्ट्रक्चर बनने की वजह से थोड़ा बहुत वो हिल गया होगा वो पहाड़। मैंने इस रेल लाइन के बारे में आपसे पूछा है क्योंकि जिस तरह से भूकंप आया है, जो हमने दृश्य देखे हैं वो बहुत खतरनाक है। और अगर मान लीजिए फिर से रेल लाइन बनता है तो फिर से आपको पहाड़ काटने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, बम धमाके किए जाएंगे और एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें पहाड़ को और नुकसान पहुंचेगा। तो क्या नेपाल अपने लिए कोई और इस तरह का रिस्क लेगा आने वाले वक्त में? क्योंकि नेपाल एक भौगोलिक क्षेत्र लिहाज से देखें तो हिमालय के जस्ट नीचे सेंसिटिव तो है ही। तो क्या रिस्क लेगा इतना नेपाल इस रेल लाइन को लेकर के? देखिए, जो भूकंप की बात कर रही है ना, अभी जो भूकंप के कारण ये हो रहा है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, भूकंप के जो स्केल है ना, वो जी 4.1 या 4.5 दिखा रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल। 4.1 4.5 भूकंप उतना की ज्यादा वजह से नहीं है। यस। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन, ये तो मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि नेपाल में जब पिछली बार भूकंप गया था, वो 7.9 का स्केल का था। तो मेरे कहने का मतलब जो 4.5 4.1 जो 4.5 या 4.6 4.4 ये भूकंप तो नेपाल में जाती रहे थे, पहाड़ी इलाका में ये जाती रहे थे। इस वजह से इतना बड़ा जो डिस्ट्रक्शन, इतना बड़ा सैलाब आया, मैं उसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की वजह से उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले जिस तरीके से विस्फोट कराना पड़ता है, जिस तरीके से खोदना पड़ता है, उसकी वजह से नेपाल में जो असर हो रही है उसको तो अब देखिए, अब नेपाल तो विकास चाहती है ना, नेपाल तो डेवलपमेंट, नेपाल ही नहीं सारे दुनिया डेवलपमेंट चाहती बिल्कुल है। बिल्कुल, नो डाउट। नेपाल का भी वही मानना है कि हम भी डेवलप्ड डेवलप होने के करें। लिए हम भी इच्छा है। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन आज विश्व में नंबर 1 बनने जा रहा है। भारत हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारा अपना ही भारत तो अब एक ही जैसा है। तो बिल्कुल। भारत भी अब विश्व में अब दूसरा तीसरा पावर बन चुकी है। तो नेपाल को भी इन कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करने के लिए नेपाल का भी हक बनता है। देखिए, तो डेवलपमेंट के लिए हम तो राजी है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जितने भी सरकारें आई है, वो राजी है। मगर डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरीके की डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके से नेपाल के लोग को जिस तरीके से हो रहा है, अब इसको तो डेवलपमेंट मान नहीं पाएंगे ना हम लोग। इसके लिए तो अब सरकार को देखिए, अब जितने भी जो चाइनीज गवर्नमेंट से या फिर दूसरे गवर्नमेंट से, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में कुछ समझौता होता है नेपाल सरकार और चीनिया सरकार के बीच में, तो इसके अब हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को इसको रखना पड़ेगा नेपाल की तरफ से। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की वजह से अगर इस तरीके का घटना फिर हो जाता है, फिर जन धन का इस तरीके का जो डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर विकास होकर क्या फायदा, देखिए ना। तो जी। विकास का तो कोई इसमें कोई फायदा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब नेपाल सरकार से मैं ये आपके ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, और भारत और चीनिया सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग विकास चाहते हैं, मगर विनाश रहित विकास चाहते हैं ना, या विनाश रहित बिल्कुल के विकास बिल्कुल। को हमको हमको इस विकास से इससे तो अच्छा है कि पहले का जो युग है, हाँ, वही अच्छा है हमारे लिए। देखिए इस तरीके का बिल्कुल जो नजराना तो नहीं देखना पड़ेगा ना, नेपाली लोग के जिस तरीके के अभी जो बिखलक बंद है, जिस तरीके से नेपाल में जो पीड़ा अभी नेपाली पीड़ा रही, इस तरीके के विनाश के साथ साथ हमको विकास नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए विदाउट जी। विनाश। तो मेरे कहने का मतलब मैं नेपाल गवर्नमेंट को भी ये सुझाव देना चाहता हूं, और चीनिया सरकार को भी, चीन को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि नेपाल को अगर आप लोग विकास करना चाहते हैं और नेपाल के साथ अच्छा समझदारी और समझौते के साथ आगे चलना चाहते हैं, तो विकास के साथ साथ आप लोग प्लीज विनाश मत लाइएगा ना। जी। विनाश आएगा तो इस ए, तरीके का एक तो हम एक तो चीज सह मैं नहीं पाएंगे। नेपाल के पास तो ये इसको सहने के लिए कुछ वो नहीं है बिल्कुल अभी तो, बिल्कुल देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तिब्बत में ऊपर में एक बांध बना रहा है चीन, जिसको लेकर के भारत को भी खतरा है, भारत अरुणाचल प्रदेश खतरा है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफी ज्यादा खतरा है। जाहिर सी बात है उस बांध से नेपाल को भी खतरा है, आगे जाकर के वो बांग्लादेश के लिए भी वो एक सिरदर्द साबित होने वाला है। लेकिन चीन बना रहा है, उसका प्रोजेक्ट को बनाने का वही 2030 के आसपास का लक्ष्य रखा गया, उसके लिए हेवी कंस्ट्रक्शन जारी है। क्या नेपाल अब इस हादसे के बाद, भारत तो विरोध जता रहा है, क्या नेपाल की तरफ से भी विरोध जताई जाएंगे? आपको लगता है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी? देखिए सरकार का बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा। अभी जो बालिन सरकार आई है, तो आपको बता दूं कि अभी अभी ये सरकार को तो ऐसे ही चीन विरोधी बता रहा है। देखिए आपको मालूम होगा, ये जो जेनजी आंदोलन हुआ है, जेनजी आंदोलन के बाद जो बालिन सरकार आई है, तो बालिन सरकार को तो चीन विरोधी बता ही रहा है। फिर भी नेपाल के जो, आपको मैं बताऊं, नेपाल के परराष्ट्र नीति जो हमारे पहले से, जो हम पंचशील के आधार में परराष्ट्र नीति को मानते हैं, हमारे जो दोनों देश है, देखिए हमारे जो मित्र देश, वो बहुत सारे मित्र देश है, मगर हमारे जो सीमाना लगा हुआ है वो तो भारत और चीन ही है। देखिए तो इसके, अब भारत भी बहुत शक्तिशाली देश है, चीन भी बहुत शक्तिशाली देश है, हम तो उतना शक्तिशाली नहीं है। देखिए हम अभी दावा नहीं कर रहा है कि नेपाल बहुत शक्तिशाली है, मगर हमारा इतिहास बहुत शक्तिशाली है, हमारा हिस्टोरी बहुत शक्तिशाली है, हमारा जो धर्म बहुत शक्तिशाली है, हमारा जो संस्कृति बहुत शक्तिशाली है, मगर हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, आणविक अस्त्र, ये पैसा तो ज्यादा नहीं है नेपाल के साथ। तो मेरे कहने का मतलब, हम चीन से भी युद्ध नहीं कर सकते, हम भारत से भी युद्ध नहीं कर सकते। हम तो चीन भारत दोनों को हम एक ही साथ में मिला करके जो ले जा पाएंगे, वही हमारी परराष्ट्र नीति, वही हमारी विदेश नीति है, वो पंचशील के आधार में हम चलते हैं, और भारत का भी वही है, मुझे मालूम है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चीन को विरोध करने के तौर पर, मुझे लगता है नेपाल सरकार तो विरोध, मुझे लगता है ये नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मगर आप जो कह रहा है, अगर जो डैम बन रहा है, वो डैम के वजह से भविष्य में इस तरीके के खतरा नेपाल को हो सकता है, इस तरीके के खतरा अब भारत को हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश आपने बताया, बांग्लादेश को भी हो सकता है। तो इसको सिर्फ नेपाल को ही नहीं, इसको स्ट्रेटेजिकली जो साउथ एशियन जो रीजन है ना, साउथ एशियन रीजन के जितने भी मुल्क है, उसको इस विषय में चाइना के साथ बात करनी चाहिए। जैसे मैं सार्क जोनिस फोरम का इंटरनेशनल अध्यक्ष भी हूँ, सार्क रीजन में जितने भी डिप्लोमैट्स है, जितने भी जर्नलिस्ट है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, उससे मेरी बात भी होती है कभी कभी, ये पद की वजह से। तो मेरे कहने का मतलब, चीन को अकेला नेपाल ये कह दे कि आपने जो डैम बनाया है, वो डैम की वजह से हमको मुश्किल है, तो सिर्फ नेपाल बताएगा तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए नेपाल और भारत और बांग्लादेश और जितने भी उनकी पड़ोस मुल्क है, और हम साझा एक जो है संकल्प बना करके, साझा प्रस्ताव करके चीन को अगर बताया कि आप जो डैम बना रहा है, जिस किस्म के आप विकास कर रहे हैं, वो विकास की वजह से आपके पड़ोसी मुल्क में जिस किस्म के डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके का जनधन की क्षति हो रहा है, उसको तो आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके के जो डिप्लोमेसी है, इस तरीके की डिप्लोमेसी अगर अपनाएगा, तो अब मुझे लगता है चीन जो डैम बना रहा है, अब वो तो बनाएगा। देखिए वो तो बनाकर ही रहेगा, मगर उससे अगर वो डैम पर कुछ असर हो करके, उसकी असर अगर नेपाल पर, भारत और बांग्लादेश और इस सारे मुल्क पर पड़ जाएगा, तो उससे तो चीन को भी उसकी तो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। देखिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए चीन को सारे मुल्क को मिलकर के आग्रह करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ।
थैंक यू राजू लामा जी हमसे जुड़ने के लिए और नेपाल के बारे में बताने के लिए। नेपाल की जो अपडेट्स होंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे, हमें जानकारी देने के लिए नेपाल के लिए। आपने मुझे ये मौका दिया और मैं आपके ये इस चैनल से ये बताना चाहता हूँ। देखिए नेपाल अभी बहुत मैं अभी अब कैसे मैं शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा। नेपाल और नेपाल के लोग बहुत अभी दुख में है। तो भारत सरकार जो हेल्प कर रहा है, मुझे मालूम है भारत की कुछ सहयोग भी नेपाल आ चुकी है और बिल्कुल। वो रास्ते में आने भी वाले हैं। बहुत सारे भारत के बहुत सारे लोग नेपाल के विषय में चिंतित है। मुझे बहुत सारे लोग ने मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ने फोन कर रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू भी ले रहे हैं। मैं भारत को बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मैं चाहता हूं कि इस दुखद जो घड़ी है, देखिए नेपाल और भारत का तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, सतयुग से है तो आप और हमारा रिश्ता। अब आप और हमारा रिश्ता जो है वो रिश्ता तो है ही, और आप और हमारा जो संबंध है वो संबंध को लेकर मैं पूरे भारत सरकार और भारतवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नेपाल अभी बहुत दुख में है। तो आप लोग सब नेपाल के जो ये दुख है उसमें शामिल हो जाइए। उसमें आप नेपाल में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करने के लिए भी मैं, जिस किस्म के आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करने के लिए, वो नेपाल सरकार के जरिए आप सहयोग करने के लिए भी मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूँ। थैंक यू राजू जी। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द जो ये है चीज़ें सही हो और जो मिसिंग लोग हैं वो सही सलामत मिल जाए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं नेपाल को लेकर के। थैंक यू वेरी मच जाने के लिए। थैंक यू।